हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है और ये जो मॉडल पेपर हम लेकर के आज आए हैं, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है और विषय है विज्ञान। तो ये मॉडल पेपर 3 घंटा 15 मिनट का है, पूर्णांक है 70 नंबर का। अब इसमें आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। ये प्रारंभ में आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न है और ये भी खंड आ ये 3 खंडों में फिर विभाजित है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के आपको प्रश्न दिए गए हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न से जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अदिश राशि बताइए। पहला ऑप्शन दिया है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है त्वरण और चौथा है बल। जैसा कि आपको पता है कि अदिश राशि वही राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण ही काफी होता है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। तो ये विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है वो अदिश राशि है। इस तरह से ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताइए। ऑप्शन देखिए यहां पर दिया है, ए का मान है 36 किलोमीटर प्रति सेकंड और दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, ये चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में बदलने के लिए 36 को आपको गुणा करना होगा 5/18 से। अब 18 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा और 2 और 5 का गुणा आएगा 10 और आंसर यहां पर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है और तीसरा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। कैसे, ये फार्मूला भी आपको पता है, स्मॉल जी डैश बराबर स्मॉल जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अब ध्वनि की चाल ऑप्शन दिया है सबसे पहले वायु में, फिर जल में, लोहे में और तेल में। तो ध्वनि की चाल सबसे कम वायु में होती है, उससे ज्यादा जल में और फिर यहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो लोहे में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो है प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम चाल पूछी है तो यहां पर होगी ए में और ऑप्शन सही होगा ए, वायु में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरने पर स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन दिया हुआ है घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहां पर इनमें से थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, यहां लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यानी कि जब वस्तु को ऊपर से आप नीचे गिराएंगे तो स्थिति ऊर्जा का मान घटेगा, क्योंकि फार्मूला पढ़ा है U बराबर mgh। जैसे जैसे हाइट यहां पर घटेगी, ऊंचाई घटेगी, तो स्थिति ऊर्जा का मान कम होगा। और आपसे पूछा गया पृथ्वी की ओर गिरने पर मतलब नीचे आने पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी और ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
घनत्व का मात्रक क्या है? घनत्व का मात्रक, जैसे फार्मूला आपको पता है, घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन। घनत्व बराबर, घनत्व को रो से लिखते हैं, मात्रा को m से लिखते हैं, आयतन को v से लिखते हैं। तो घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, तो इसका मात्रक लिखना है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जो इस पार्ट का यानी भौतिक विज्ञान का आखिरी क्वेश्चन है, पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो गति ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, गतिज ऊर्जा में बताया द्रव्यमान को दुगना किया गया, यानी जो द्रव्यमान पहले m था उसको कर दिया गया 2m, और वेग को कितना किया गया, आधा किया गया। आधा करने का मतलब होगा v/2, और इसका जो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा v²/4। अब यहां पर देखिए इसके काट दीजिएगा तो 2 से यहां कट जाएगा, तो ये हो जाएगा k डैश बराबर हाफ mv² और बटे 2। ये जो लिखा हुआ है ये तो पहले वाली गति ऊर्जा लिखी है, इसका मतलब गति ऊर्जा जो होगी वो पहले की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन है आधी हो जाएगी, और यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान पार्ट से शुरू होता है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यह है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं, यानी बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है विखंडन, दूसरा है संघनन, तीसरा है विघटन और चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन कहला, यहां पर ये ऑप्शन होगा डी सही। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और जो ये पदार्थ होता है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाता है। और इसका उदाहरण है नौसादर। क्या है, नौसादर या कपूर। इसको हम गर्म करेंगे तो सीधे ठोस से वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन जो 9th नंबर है वो है कास्टिक सोडा का सूत्र बताना है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, NaOH, और यहां पर ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परमाणु संख्या 15 वाले तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो वितरण होता है 2, 8 इस तरह से 8 का होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 परमाणु क्रमांक 15 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या ये 15 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 होगी। अब 15 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है, तो पहली कक्षा में तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो 2 और 8 मिलकर 10 हो गया। 15 में से आप 10 को घटा देंगे तो बचेगा 5, और यहां पर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी C यानी कि 5। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए परमाणु क्रमांक ये जो है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है कि परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है इन परमाणु भार यानी कि 23 और परमाणु क्रमांक 11 का अंतर होता है। तो 11 और इसमें सब घटाएंगे तो ये 12 मिल जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। और यहां पर जो ऑप्शन सही होगा
पर डी सही होगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 12। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रवों में क्या निश्चित होता है। देखिए यहां पर पहला ऑप्शन दिया हुआ आयतन, दूसरा होता है आकार, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द्रव का देखिए निश्चित क्या होता है, अब निश्चित मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें देखिए आयतन में निश्चित परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कोई द्रव आप जैसे पानी ले लीजिए ग्लास में, तो उतना ही आयतन रहेगा जिस उस पानी को आप किसी दूसरे बर्तन में आप गिरा देते हैं, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर का मान कितना है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -10 है, 1 × 10 की पावर -3 है, और 10 की पावर -9 मीटर है। तो देखिए 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, और यहां पर ऑप्शन सही होगा ये डी। अगला जो अब लास्ट खंड इसमें है, जो बायोलॉजी से संबंधित है, उपखंड गा है। उपखंड गा में पहला प्रश्न दिखा है, ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो ओजोन परत के लिए क्या हानिकारक है, कौन सी गैसें हानिकारक है। एक लिखा है CFC, तो ये है ऑप्शन ए ही सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही हानिकारक गैसें हैं। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें, मछली उत्पादन में अपार वृद्धि होती यानी कहलाती है, यानी कि ये क्रांतियां लिखी हुई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, और इनमें से कोई नहीं। तो मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, वह है नीली क्रांति। क्या है, नीली क्रांति। अगला जो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद कितने प्रकार की होती है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, खाद कितने प्रकार की है, 2, 4, 3 और इनमें से कोई नहीं। यहां पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है खाद कितने प्रकार की होती है। तो खाद देखिए 2 प्रकार की होती है, एक होती है जैविक, दूसरी होती है अजैविक। यहां पर केवल खाद के विषय में पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा दूसरा, ए ऑप्शन सही होगा 2। खाद कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कौन सी, जैविक और अजैविक। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, नई पादप कोशिकाओं में भित्ति बनी होती है। नई पादप कोशिकाओं में भित्ति का निर्माण किससे होता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ सेलुलोज का, मंड की, और प्रोटीन की, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, स्कंदन। स्कंदन किससे संबंधित है। तो देखिए स्कंदन है, ये संबंधित है, ऑप्शन दिया हुआ रुधिर का जमना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, और सभी के लिए। देखिए रुधिर का जमना जो होता है वो स्कंदन से संबंधित है, इसी की वजह से रुधिर जो है वो जमता है। अगला जो क्वेश्चन 19 नंबर है, गर्म रुधिर वाला जंतु कहलाता है। अब इनमें से ऑप्शन दिया हुआ गौरैया, सांप, मेढक और डॉल्फिन। तो ये देखिए गर्म रुधिर वाला जंतु जो होता है उसको हम ये कहेंगे इनमें गौरैया है, क्योंकि ये जो है अपने तापमान को वायुमंडल के अनुकूल कर लेती है, तो ये गौरैया सबसे गर्म रुधिर वाला इनमें जंतु कहलाएगा। इस खंड का जो लास्ट क्वेश्चन है, चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। देखिए चिकनी पेशियां वहां पर पाई जाती हैं जहां पर संकुचन और जो है कह सकते हैं विस्तार आसानी से हो जाता है, उन जगह पाई जाती है। तो ये गर्भाशय में पाई जाती हैं, धमनियों में भी पाई जाती हैं, और शिराओं में भी पाई जाती हैं। यानी कि ये सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही, डी। ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। अब है इसमें दूसरा खंड बा, जिसका आंसर आपको
कॉपी पर लिख करके देना है। अभी तक जो आपने 20 क्वेश्चन पढ़े उनका आंसर आपको OMR शीट पे देना था। अब इसमें जो पहला उपखंड का है, ये उपखंड है भौतिक विज्ञान से संबंधित कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। देखिए, आर्किमिडीज ने ये बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, एक गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मान दिया हुआ है, शुरुआत का वेग है u बराबर है 49 मीटर प्रति सेकंड, 49 मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिए। और जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आप लिख लीजिएगा 0, और स्मॉल जी का मान लिख लीजिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच निकालना है, इसमें फार्मूला आपको लगाना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई है इसलिए यहां पर माइनस लगाएंगे। अब इसमें v का मान आपको लिख देना है, अंतिम वेग हो जाएगा 0 और शुरुआत का वेग हो जाएगा 49 मीटर पर सेकंड, और 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, 9.8 लिखेंगे जी की जगह पर, और h का मान आप यहां पर निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य किस प्रकार संबंधित है। देखिए, ध्वनि की चाल को आप v से लिखते हैं और आवृत्ति को n से लिखते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं। तो ये संबंधित होता है v बराबर n इंटू लैम्डा। तरंग दैर्घ्य क्या है, ध्वनि द्वारा या ध्वनि की तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो ये आपको फार्मूला लगा, ये रिलेशन दिख गया। अब ये आवृत्ति दे रखी है 220 हर्ट्ज, यानी n की जगह पर आपको लिखना है 220 हर्ट्ज, ये हो गया। चाल की जगह पे 440 लिख देना है, तो v की जगह पे लिखना है 440। अब निकालना है तरंग दैर्घ्य, तो यहीं पे आप फार्मूला देखेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपान n। तो लैम्डा बराबर हो गया v अपान n। v की जगह पर कितना लिखेंगे 440, और n की जगह पर कितना लिखेंगे 220। आप काट देंगे यहां पर, तो लैम्डा बराबर निकल जाएगा 2 मीटर, और ये हो जाएगी इसकी तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम ये लिखते हैं F समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर, और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहां पर कौन से लगता है, कैपिटल G। इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और यहां पर क्या लिख देंगे, m1 m2 अपान r स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अथवा में है क्वेश्चन कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान 100 किलोग्राम और 400 किलोग्राम हैं, 100 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच लगने वाला बल बताइए। तो ये हो गया m1 और ये क्या हो गया m2 और ये हो गया r। बल निकालना है तो आपको 6.67 लिखना है कैपिटल G की जगह पे, m1 की जगह पर आपको लिखना है 400 और m2 की जगह पे देखिए यहां पर m1 की जगह पे 100 लिख दीजिए, इसकी जगह पे 400 देखिए पलट के लिख गया है, यहां पर आप 100 लिख दीजिएगा और दूरी की जगह पे 100 का स्क्वायर करिएगा।
इसको आप हल कर लीजिएगा। हल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए आप यहां पर कर सकते हैं, ये वाला तो इधर से हट गया, ये 2 0 इस तरह कट गए। अब इन दोनों को हम आपस में यहां पर गुणा करके, और यहां पर देखिए 10 की पावर -11 छूट गया है, 10 की पावर -11, तो आपको मान निकल जाएगा यह बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -11 और गुणे 4 गुणा करके आप न्यूटन में बल निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उपग्रह 42,200 किलोमीटर की त्रिज्या में वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसकी चाल बताइए। तो देखिए चाल निकालने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं v बराबर होगा 2πr/t। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। अब ये तो कोई वस्तु वृत्ताकार में चक्कर लगा रही है ऐसे, तो कितनी दूरी एक चक्कर में चलेगी, जितनी उसकी परिधि होगी 2πr। कितना समय लगेगा, समय आपने t लिख दिया। यहां पर देखिए ये त्रिज्या दे रखी है और ये समय दिया हुआ है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं v बराबर 2π और r की जगह पर 42,250 और कैपिटल T की जगह पर लिख देंगे 24 घंटा, और यहां पर आप इसको बदल दीजिएगा तो 3600 से और गुणा करिए तो सेकंड में। और यहां पर ध्यान दीजिए, यदि हम मान लिख देते हैं 2 और पाई की जगह पे भी 3.14 लिख दें और इसको पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर निकलेगा चाल का वो किलोमीटर प्रति सेकंड निकलेगा, और ये लगभग 3 दशमलव के आसपास कुछ निकलता है। यहां पर एक बात हम और बता दें, ये देखिए उपग्रह जो है ये 24 घंटे में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब पृथ्वी भी हमारी एक जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के कंपैरिजन में ये उपग्रह है ये स्थिर रहेगा। इसको एक और नाम से जानेंगे, भू स्थिर उपग्रह, क्योंकि जैसे पृथ्वी जिस स्पीड से चक्कर लगा रही है, जैसे जैसे घूम रही है उस 24 घंटे में, उसी तरह से ये भी 24 घंटे में घूम रहा है। तो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति इसको देखेगा तो ये उपग्रह उसको स्थिर दिखाई पड़ेगा। अगला जो पार्ट है रसायन विज्ञान से संबंधित है, इसमें भी आपको जो क्वेश्चन दिया है पहला वो है, पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडी क्यों आती है। यहां तक जैसे पेट्रोल को आज हाथ में आप गिराइए तो हाथ पे गिराने पर आपको थोड़ी देर बाद ठंडक का एहसास होता है। ठंडा या पेट्रोल है, इत्र है या स्पिरिट है, तो ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्पशील पदार्थ की इनकी वाष्पन रेट ज्यादा होती है, तो ये हमारे हाथ पर जैसे आप डालते हैं तो जब वाष्पित होते हैं तो वाष्पित होने के लिए ऊर्जा आप ये हाथ से लेकर के भी चले जाते हैं और आपके शरीर का हाथ का टेम्परेचर घट जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर ठंडक लगती है। तो इसको क्या बोलेंगे कि इनकी वाष्पन दर जो होती है वो ज्यादा होती है, और ये हमारे हाथ पर जब पड़ते हैं तो जल्दी जल्दी वाष्पित होते हैं और इससे हमारे शरीर से उष्मा लेकर के भी वो चले जाते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है आर्द्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए वायु में जलवाष्प का मिलना आर्द्रता कहलाता है, यानी वायु में जलवाष्प की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो वायु उतनी ही अधिक आर्द्र होगी। जैसे गर्मियों के दिनों में देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि उस समय वायुमंडल की वायु जो होती है वो शुष्क होती है, क्योंकि उस समय वहां पर वायु की मात्रा क्या होती है उसमें कम होती है। यही बरसात के दिनों में आर्द्रता ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय बरसात में वायु में जल की मात्रा ज्यादा होती है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व का परमाणु भार 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु की संरचना आरेख द्वारा दिखाइए। तो अब देखिए यहां पर परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो आपको यहां नाभिक दिखा देना है और नाभिक में यहां पर जो है आपको प्रोटॉन दिखा देना है 11, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाएंगे, जो न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंस होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी यहां पर 12।
यानी 12 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देखिए पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया। फिर 2 व 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये अगली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अगला देखिए, किसी यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए रासायनिक प्रक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं जिनके गुणधर्म इनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक क्या हो गया, वे तत्व जो रासायनिक 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक क्रिया द्वारा एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और मिश्रण क्या है, जब जैसे हम बात करें यहां पर NaCl, ये क्या है, ये यौगिक है, ठीक है। मिश्रण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए तत्व का निर्माण करते जरूर हैं, लेकिन क्या है, उसके गुणधर्म पहले वाले के जो हैं बने रहते हैं और उनको इसमें हम उन तत्वों को आसानी से अलग कर सकते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। नहीं, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। जैसे हम क्या करें, यहां पर नमक में क्या करते हैं, पानी मिला दें, कि नमक लें और उसमें पानी मिला दें, तो जो घोल बनेगा वो मिश्रण कहलाएगा। उसको अलग करना है तो तुरंत आप क्या करिए, उसको गर्म करना शुरू करिए, पानी वाष्पित हो जाएगा, फिर नमक पुनः प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम यह है कि जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो तत्वों की निश्चित मात्रा में ही वो अभिक्रिया करती हैं, तो वे स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के विषय में सबसे पहले बताया था कि नाभिक का समस्त द्रव्यमान जो है केंद्र पर निहित होता है और उसका समस्त जो आवेश है वो भी केंद्र पर निहित रहता है। और इसकी कमियों को बताया था कि रदरफोर्ड में बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा का जो है वो उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार घट जाएगी और घटते घटते उसकी जो है त्रिज्या घटते घटते लास्ट में कम हो जाएगी, इतनी कि वो नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा ये नहीं होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से संबंधित है, ये है ऊतक क्या है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पता है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन का निर्माण जब करेंगे तो उनके लिए किस गैस की जरूरत होगी। जैसा कि आपको मालूम है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन गैस का जो है निष्कासन करते हैं। इसीलिए पौधे जो हैं हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, रक्त के 4 कार्य बताइए। तो रक्त के 4 कार्य क्या है। रक्त जो है पहला तो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, जो ब्लड है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। दूसरा, रक्त जो हम खाना खाते हैं, जो इसमें पोषक तत्व होते हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और हानिकारक तत्वों को भी वो लाने का भी काम करता है, कह सकते हैं ट्रांसमिशन का काम करता है कि ये जो है हानिकारक और पोषक तत्वों दोनों को ये लाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा को बनाए रखता है। तो रक्त का काम हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, शब्द सेल देने वाले वैज्ञानिक का नाम, यानी कि सब सेल का मतलब कोशिका। जैसा कि आपको पता है कोशिका शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। तो क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। अब जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है, नहीं अभी एक और क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र के कार्य बताइए। रंध्रों के जो कार्य हैं वो प्रकाश संश्लेषण में ये पानी को बाहर निकालते हैं और ये ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं, कि रंध्रों की सहायता से
हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं और आवश्यक पदार्थ अंदर आते हैं। फिर जो इस प्रश्न का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तंत्रिका ऊतक क्या है, इनकी संरचना के विषय में बताइए। हमारे शरीर में उत्तेजना के अनुकूल शीघ्र प्रतिक्रिया देने की कोशिकाएं होती हैं। शीघ्र प्रतिक्रिया करने की कोशिकाओं का जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक क्या है, हमारे शरीर में जो उत्तेजना के अनुकूल शीघ्र प्रतिक्रिया देने के लिए जो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तंत्रिका ऊतक कहलाता है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए।